हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जियोटेक चैप्टर सेकंड के हैं। तो चलो उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ ए सोइल इज 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर ए सर्टेन पोर फ्लूइड इफ द विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ। विस्कोसिटी आपने क्या कर दी, हाफ कर दी। अपन जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी बताओ। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी पूछ रहा है ये, तो अपन जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन ने हाफ कर दी तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है अपने को, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल्स इन टू वेल्स 48 मीटर अपार्ट in an aquifer is 0.6 meter. It took an interval of 8 hours between detecting the traces of tracer material at the two wells in succession. पोरोसिटी दे रखी है 25%। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी बताओ। अब आपको जो लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है वो कितना दे दिया, 48 मीटर। हेड लॉस कितना दे दिया, 0.6 मीटर। तो आप निकाल सकते हो यहां से क्या, आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हो कि कितना होगा, 0.6 डिवाइड बाई 48। V बराबर के आई होता है। कहां से, डार्सीज लॉ से जानते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू के आई। के क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, और I क्या हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I अपने पास है और K से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पोरोसिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, अपन ये जानते हैं, VS इज इक्वल टू V डिवाइड बाई पोरोसिटी। ठीक है, तो अपन यहां से निकाल सकते हैं कि VS और V को इक्वल, एक इक्वेशन आ गई इन दोनों के बीच की। तो यहां से अपन आराम से जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के है वो इन दोनों को इक्वल करके वो निकाल सकते हैं। तो कितनी आ गई, 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव स्ट्रेसेस इन ए सैंड लेयर बिलो ए लेक डू नॉट अल्टर एज द लेवल फ्लक्चुएट। अब किसमें, सैंड लेयर में पूछ रहा है ये कि बिलो ए लेक मतलब पानी उस सैंड लेयर के ऊपर है। ये तो समझ में आ रहा है अपने को। अब अगर जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे वैसे वैसे टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे ही पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, सेम प्रोपोर्शन में इफेक्टिव, सेम प्रोपोर्शन में पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा, मतलब पहले जितना था उतना ही अब रहेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द पिजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट सी इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस अंडर ए कांस्टेंट हेड थ्रू द सोइल्स ए एंड बी। ठीक है, तो अब अपने को क्या बताना है कि मतलब टोटल हेड कितना हो रहा है। अगर मान लो अपन डेटा हेड क्या होता है, एक पॉइंट कंसीडर कर लो कहीं पे भी है, उससे कितनी हाइट तक है, मतलब पूरा डेटा अपने को बताना होता है। अपन ने पॉइंट जो सी है वहीं पे कंसीडर कर लिया तो डेटा हेड है। डेटा हेड कितना हो जाएगा, सोइल ए और सोइल बी का टोटल कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। अब इधर क्या है, फ्लो इधर की तरफ डाउनवर्ड है, इधर भी तो ऊपर वाटर प्रेजेंट है ना, तो फ्लो किधर हो गया, डाउनवर्ड। तो डेटा हेड क्या हो गया, -80। प्रेशर हेड जो अपन ये जानते हैं, हाई हेड टू लो हेड की तरफ वाटर फ्लो करता है। तो हाई हेड की तरह 120 सेंटीमीटर, तो प्रेशर हेड कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। तो टोटल हेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ ऑफ फ्लो थ्रू पोरस मीडिया द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हमने पूरा डिटेल में देख लिया था डार्सीज लॉ क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सारा देख लिया था। तो आराम से अपन लिख देंगे डायरेक्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए सोइल मास हैज कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमिबिलिटी, ये दो दे दी रेस्पेक्टिवली द ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। अब वो इफेक्टिव परमिबिलिटी वाला कंसेप्ट निकालना है इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक सोइल मास के लिए। तो बताओ, तो के इफेक्टिव अपन जानते थे, जैसे के एक्स वाई पूछ रहा है तो के एच इंटू के वी का अंडर रूट ओवर के एच इंटू के वी। ठीक है, तो अपना कितना आ गया, 6 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू ट्यूब्स शोन इन फिगर फर्स्ट मे बी कंसिडर टू बी परमीमीटर्स, डायमेंशन ऑफ द सैंपल इन द फिगर सेकेंड आर अलाइक एंड द एलिवेशन ऑफ हेड वाटर एंड टेल वाटर आर द सेम फॉर बोथ फिगर ए बी। इंडिकेट पॉइंट्स एंड ए बी ए etc. indicates head loss through the
अब इनमें ये कह रहा है कि हेड लॉस बताना है दोनों में। अब जैसे मैंने फर्स्ट वाले में आपको कंसेप्ट बता दिया हेड लॉस होता क्या है। अब इसमें देखो पहले हेड कहाँ था, ए पॉइंट पे, फिर अब हेड कहाँ आ रहा है, फर्स्ट वाले डायग्राम में देख रहे हैं तो अब कहाँ आ रहा है, बी पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हेड लॉस कितना हो गया, ए बी हो गया। सेकंड वाली फिगर में देखिए पहले हेड कहाँ था, ए पे, अब कहाँ पे आ गया, बी पे, तो हेड लॉस कितना हो गया, ए बी, तो दोनों में कितना हो गया, ए बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए रिवर 5 मीटर डीप कंसिस्ट ऑफ ए सैंड बेड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ 20 किलोमीटर। अब ये कह रहा है 5 मीटर डीप, मतलब पहले ऊपर क्या है, ऊपर वाटर प्रेजेंट है, 5 मीटर तक तो वाटर प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना। तो द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट 5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड। अब जहाँ सैंड है ना, सैंड ही पहले 5 मीटर नीचे, मतलब ऊपर तो रिवर मौजूद है, उसके जो सैंड आती है, सैंड के भी 5 मीटर नीचे निकालना है अपने को। क्या निकालना है, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है। तो अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अपन ये जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस कैसे निकलेगा, 5 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस 5 इंटू गामा सेचुरेटेड। ठीक है, तो ये तो निकल गया टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर कैसे निकलेगा, 10 क्यों निकलेगा, 5 गामा डब्ल्यू तो रिवर का, 5 गामा डब्ल्यू सैंड बेड का, क्योंकि ये सेचुरेटेड है। तो पोर वाटर कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलेगा, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो आ गया इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बता दिया आपको, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। फॉर एन एनाइजोट्रोपिक सोइल परमिलिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर के एक्स एंड के वाई रेस्पेक्टिवली इन 2 डायमेंशन फ्लो। तो इफेक्टिव परमिलिटी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर के एक्स मल्टीप्लाई बाई के वाई। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2001 में हुआ था, 2 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था। तो इसमें देखो भाई, द कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ऑफ ए सोइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन दे रखी है अपने को, बेस लेंथ दे रखी है अपने को। बेस लेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट डैम रेस्टिंग इन दिस सोइल इज 100 मीटर when the flow net is developed for this soil with 1:25 scale factor in the vertical direction, the reduced base length बताना है अपने को। तो अपने पास kx ky lb जो बेस लेंथ है वो दे रखी है, स्केल फैक्टर दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई रूट ओवर ky डिवाइड बाई kx। तो इसको सोल्व करेंगे, ky और kx की वैल्यू रखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 37.969। और रिड्यूस बेस लेंथ निकालिए तो ओरिजिनल जो बेस लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना आपका स्केल या जो आया है स्केल फैक्टर आया है। तो कितना है, 1 डिवाइड बाई 37.969 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया आंसर, 2.63 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, फॉर द सोइल स्ट्रेटा शोन इन फिगर द वाटर टेबल इज लोवर्ड बाय ड्रेनेज बाय 2 मीटर। ठीक है, एंड if the top 2 meter thick silty sand stratum remains saturated by capillary action even after lowering of water table, the increase in effective vertical pressure in kilopascal of mid height of clay layer will be कितना होगा। ठीक है, तो अपन कितना जानते हैं कि जो कैपिलरी जोन होता है, ये मैंने पहले बताया था डिटेल में, अब वापस एक बार सुन लो। इन द कैपिलरी जोन पोर प्रेशर इज नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस होगा जो द टोटल स्ट्रेस विल नॉट चेंज ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल बिकॉज द स्ट्रेटम इज स्टिल सैचुरेटेड। तो क्या होगा, द इंक्रीज इन इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर विल बी ओनली ड्यू टू पोर प्रेशर। ठीक है, तो अब इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, एच गामा डब्ल्यू। एच कितना है 2 और गामा डब्ल्यू कितना मान रहे हैं 10। तो ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर देना 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में सोल्व करने लग जाओ, यहां से आप कुछ कंसेप्ट्स हैं जो उनको माइंड में रखना और उनसे डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है अपने पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाई ए सैंड लेयर ऑफ 20 मीटर डेप्थ। ठीक है, डायग्राम में समझ रहे होंगे आप। द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर। ठीक है, the soil above the water table is capillary saturated. The value of gamma saturated is 19 and 19 kilonewton per meter cube. The unit weight of water is gamma W. If no the water table rises to the surface, the effective stress at a point P on the interface will P पे निकालना है अपने को। मुद्दे की बात ये है, पहले अपन ने क्या निकाला, पहले तो देखो अपने को निकाल लिया सिग्मा 1। ठीक है, जो अपना इफेक्टिव स्ट्रेस फर्स्ट वाली कंडीशन में वो वाला, इफेक्टिव स्ट्रेस सेकंड वाली कंडीशन में वो वाला। तो अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है इनमें दोनों में मतलब डिफरेंस, ये बड़ा है घटा हुआ है, कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को अपन देखें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जो
सेकंड वाले में द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द इंटरफेस विल डिक्रीज बाई 5 गामा डब्ल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब ये निकालने का तरीका है, ये मैंने पहले बता दिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस फर्स्ट वाली कंडीशन से कैसे निकालोगे, कि टोटल स्ट्रेस निकाल लेना -4 वाटर प्रेशर कर देना, तो आपका आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस कंडीशन इन फर्स्ट। सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करना, तो इसमें भी वही करना, टोटल स्ट्रेस करना -4 वाटर प्रेशर करना, तो आपका आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस कंडीशन इन सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए कांस्टेंट हेड परमीमीटर विद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन द फ्लो वाज टेकिंग प्लेस अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है 0.5, द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकंड्स इज 600 cc, द परमिबिलिटी ऑफ द सोइल। अब परमिबिलिटी ऑफ द सोइल निकालना है, आपके पास डिस्चार्ज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होता है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है 600, टाइम दे रखा है कितना 60 सेकंड, आई दे रखी है आपके पास 0.5 और एरिया कितना दे रखा है 10, तो क्यों आराम से आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है अपने को, अज्यूम दैट ए रिवर बेड लेवल डज नॉट चेंज एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन रिवर वाज 10 मीटर, 15 मीटर एंड 8 मीटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February, July, December रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। एवरेज बल्क डेंसिटी कितनी है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है 10 मीटर बिलो द रिवर बेड ड्यूरिंग दीज मंथ्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंस द रिवर बेड लेवल डज नॉट चेंज एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इज चेंजिंग ओनली अबोव द रिवर बेड। ठीक है, द इफेक्टिव स्ट्रेस बिलो द रिवर बेड विल नॉट चेंज, ये ध्यान रखना। टोटल स्ट्रेस एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो रिवर बेड निकालोगे तो टोटल स्ट्रेस कितना आ जाएगा 20 इंटू 10, तो 200 आ गया। पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा 10 इंटू 10 100 आ गया। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो तीनों के लिए सेम रहेगा 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये पढ़ने में गलती मत करना, कभी कभी गलती हो जाती है कि ट्रू कर देते हैं अपन, लेकिन ये कह रहा है नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर्स इन सोइल। ठीक है, वाटर इज अंडर टेंशन कैपिलरी जोन, ये राइट स्टेटमेंट है। पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव, ये भी राइट स्टेटमेंट है इन कैपिलरी जोन। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू कैपिलरी जोन, ये राइट स्टेटमेंट है। रॉन्ग कौन सा है, कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोरस ग्रेन सोइल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि दो लिस्ट है, इनको मैच करना है। अब हम जानते हैं कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, ये किस में होता है, सैंड में होता है। और जो कंसोलिडेशन टेस्ट होता है ये किस में होता है, ये क्ले सोइल के अंदर होता है। ठीक है, पिक्नोमीटर टेस्ट ये किस में होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए होता है। और नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ये पाइल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार माइंड में रिवाइंड करता रहना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3.17 एंड 3.18 दोनों कंबाइंड है, तो एक बार ध्यान से समझना है इसको। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द परमिबिलिटी apparatus एज शोन इन फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सोइल इज k मीटर पर सेकेंड एंड द पोरोसिटी ऑफ द सोइल सैंपल इज 0.50। ठीक है, तो 3.17 तो कह रहा है अपने को टोटल हेड, एलिवेशन हेड एंड प्रेशर हेड निकालना है इन मीटर्स ऑफ द वाटर एट पॉइंट आर शोन इन द फिगर। अब ये जो इसने बुक ने कर रखा है, जो ये आपको आंसर दे रखा है वो गलत है, ये ध्यान रखना। तो इसमें आंसर, सही आंसर क्या होगा, तो पहले देखो अपन इसमें जो बुक का आंसर है वो समझते हैं। यहाँ तक सही है इसका, जैसे पॉइंट ए बी और सी पे निकाला है। मैंने आपको डेटामेंट निकालना सिखाया था कि आपने एक डेटम कंसीडर कर लिया, वहां से डिस्टेंस देख ली और वो पूरी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि डेटम हेड हो गया, और प्रेशर कितना लग रहा है वाटर का उसको प्रेशर हेड मानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए पे अपने डिस्टेंस मान ली। देखो ये क्या है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। अब एक बार आंसर में देखना, ए क्या है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो अपने सी पे डेटम हेड मान लिया। तो यहां से वहां तक ये अब डिस्टेंस कितनी हुई 1.6 मीटर। अब बी पे आएंगे तो डेटम हेड कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। और सी से सी की दूरी कितनी होती है, अपन देखें तो 0 मीटर ही होगी, तो क्योंकि सी पर ही देख रहे हैं और सी पर ही अपन डिस्टेंस मेजर भी यहीं से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 हो गई। तो डेटम हेड यहाँ समझ में आ गया कैसे हो रहा है। प्रेशर हेड, प्रेशर हेड ए पे क्या होगा, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है ए पे, तो प्रेशर हेड क्या हो गया 0। बी पे कितना लग रहा है, बी पे लग रहा है ऊपर वाटर का 0.4 मीटर। सी पे भी तो वाटर का ही प्रेशर लग रहा है ना, अपन तो प्रेशर तो वाटर का ही कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे भी 0.4 मीटर। टोटल हेड आराम से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो अब अपने को निकालना है, ये बोल रहा है आर पे निकालना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से क्या होना चाहिए कि अपने सी पे डेटा मेट माना है। ठीक है, तो डेटा मेट तो अपने हिसाब से कितना होना चाहिए 0.4। प्रेशर हेड तो अपने को कंपलसरी पता है कि भाई 0.4 ही लग रहा है। ठीक है, तो टोटल हेड कितना हो गया 0.8। तो ये पूछ रहा है टोटल हेड, फिर एक मिनट, ये क्या पूछ रहा है, टोटल हेड, एलिवेशन हेड एंड प्रेशर हेड। टोटल हेड कितना 0.8,
एलिवेशन हेड कितना, एलिवेशन हेड मतलब डेटा हेड कितना है 0.4 और प्रेशर हेड कितना 0.4। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब मैंने बता दिया आपको कि एलिवेशन हेड ही डेटा हेड होता है। इसकी एक बार डेफिनेशन सुन लो कि एलिवेशन हेड होता क्या है। एलिवेशन हेड एट ए पॉइंट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, बताया वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम एन अज्यूम डेटम, मतलब एक डेटम अपन कंसिडर कर लेते हैं, वहां से डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं। प्लेन विच इज नॉर्मली टेकन एट द टेल वाटर लेवल, एलिवेशन फॉर कन्वीनियंस। अब जैसे इसकी देखें अगर अपन प्रेशर हेड की तो क्या होगी, इफ ए पिजोमीटर और an open stand pipe is inserted at a point of flow, water would stand up to a particular height inside the piezometer, termed as pressure head। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.18 वाला। ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी भी होती है, अपने को पता है, सीपेज वेलोसिटी का कंसेप्ट भी पढ़ा था अपने वीएस। अभी इन दोनों को निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ द सोइल सैंपल बताना है। ठीक है, तो सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, वीएस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। पोरोसिटी गिवन अपने पास, तो वीएस इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन निकल के आ गया अपने पास, वीएस इज इक्वल टू 2v। ठीक है, डार्सीज लॉ अपन जानते हैं, वी इज इक्वल टू के आई होता है। अब I इजिकल टू 1 कैसे है, अब जैसे 3.17 के आंसर में आना है एक बार, तो I क्या है, अब I क्या हो, हेड लॉस कितना होगा। अब जैसे सोइल कहाँ है, B2C में है सोइल, तो अब B पे टोटल हेड कितना था 1.6 मीटर। ठीक है, C पे टोटल हेड कितना है 0.4 मीटर। ठीक है, तो हेड लॉस कितना हो गया, मतलब चेंज कितना हो गया हेड में, तो 1.2 मीटर चेंज हो गया। ठीक है, और लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है, ये भी 1.2 मीटर है। तो अपन जानते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है 1.2 मीटर, हेड लॉस कितना है 1.2 मीटर। तो आई क्या हो गया 1, ये 1 कहां से है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, वी पता है अपने को कि के होती है, वी इज इक्वल टू के ऊपर दे रखा है अपने को। ठीक है, वी इज इक्वल टू के मीटर पर सेकेंड, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी तो क्या हो गया के, और सीपेज वेलोसिटी 2k। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन भी आपस में लिंक है। इसमें क्या है, द ग्राउंड कंडीशन एट ए साइट आर शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो ये सैंड दे रखी है आपको, ये ग्राउंड लेवल दे रखा है, यहाँ पे वाटर भी मौजूद है, वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, वाटर कंटेंट दे रखा है 20%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है 10, और 5 मीटर पे एक पॉइंट है P। तो ये क्या पूछ रहा है, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड बताना है। ठीक है, तो अपन को गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला जानते हैं, G प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पे G है अपने पास, गामा डब्ल्यू है अपने पास, क्या नहीं है यहाँ पे, E नहीं है। E क्या होता है, वेट रेशियो। तो अपना एक रिलेशन था जो मैंने साउल ऑफ सॉइल में बताया था आपको कि SE इजिकल टू WG होता है। तो यहां से मैंने E निकाला, फिर गामा सैचुरेटेड में पुट किया फॉर्मूले में, और गामा सैचुरेटेड आ गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट द पॉइंट P। ये मैंने आपको बता दिया कि अब जैसे टोटल स्ट्रेस निकालना है तो गामा सैचुरेटेड है टोटल, क्योंकि वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है, तो गामा सैचुरेटेड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोर वाटर प्रेशर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि गामा डब्ल्यू भी पूरे में मौजूद रहेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एन ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर डायमीटर इज फिल्ड विद सैचुरेटेड फाइन सैंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितनी है 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। द बैरल स्टैंड्स ऑन ए सैचुरेटेड बेड ऑफ ग्रेवल। द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर लेवल इन द बैरल ड्रॉप। अब बैरल ड्रॉप कितनी दे रखी है इसकी 0.75। टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉप इन वाटर लेवल डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75 सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन भी आपस में क्या है, लिंक है। अब ये क्या कह रहा है, ए सैंड लेयर फाउंड एट सी फ्लोर अंडर 20 मीटर, वाटर डेप्थ इज कैरेक्टराइज्ड विद रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 40%। अब ये पिछले जो वाले जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज करा रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैक्सिमम वेट रेशियो कितना है 1, मिनिमम वेट रेशियो कितना है 0.5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितना है 2.67। अज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर कितना 1.03 और यूनिट वेट ऑफ फ्रेश वाटर कितना है 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर वुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ किलोपास्कल एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी का अपन फॉर्मूला जानते हैं,
क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 अगर परसेंटेज में निकालना है तो आईडी दे रखी है अपने पास, ई नेचुरल निकालना है, यहां से अपन ई नेचुरल आराम से निकाल सकते हैं, तो अपने ई नेचुरल आ गया 0.8 आ गया, ठीक है। और अपने को जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सी दे रखी है, सी का फॉर्मूला क्या होगा, गामा एस अपॉन गामा डब्लू, तो गामा सी डिवाइड बाई गामा डब्लू, यहां से अपन ने गामा सी निकाल लिया, गामा सी कितना आ गया 1.03 दे रखा था, ये मल्टीप्लाई कर दिया 9.81 से, क्यों, क्योंकि गामा डब्लू की वैल्यू इसने दे रखी है 9.81 लेनी है, तो गामा सी कितना हो जाएगा अपने पास, गामा सी आ जाएगा 10.1043 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये जो पीडीएफ होगी इस लेक्चर की वो सारी टेलीग्राम पे आती रहती है, टेलीग्राम का जो चैनल होता है उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे इसको जूम करके देख लेना आप कि ये जो आज ये दिख नहीं रहा है सही ढंग से, तो इसको थोड़ा जूम करके देख लेना, ठीक है। तो अब ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में क्या है, सी वाटर तो कितना है 20 मीटर तक है, ठीक है, और सैंड लेयर कितनी है 30 मीटर तक, तो गामा जो सैचुरेटेड होगा उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अपने को पता है, गामा सैचुरेटेड का अपना वाला फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए क्यों, क्योंकि गामा सी की जरूरत है और गामा सैचुरेटेड की जरूरत है, गामा सी अपने पास आ गया, गामा सैचुरेटेड अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर निकाल लेंगे, फिर पोर वाटर प्रेशर को टोटल स्ट्रेस से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 268.14 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे what would be the change in the effective stress rounded off to the nearest integer value of kilopascal at 30 meter depth into the sand layer if the sea water level permeability rises by 2 meter। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कि द इफेक्टिव स्ट्रेस विल नॉट अल्टर ड्यू टू चेंज इन सी वाटर लेवल, द टोटल स्ट्रेस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन सी वाटर लेवल, ठीक है। द पोर वाटर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, दस न्यूलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि आप जो ये सी वाटर दे रखा है वो कितना हो गया 22 मीटर, पहले 20 मीटर था अब 22 मीटर हो गया, और जो सैंड वाला है वो 30 मीटर है, तो इसमें भी अपन निकाल सकते हैं। अब वही अपन जैसे टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, फिर पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, और इफेक्टिव स्ट्रेस का कैसे निकालेंगे कि टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर कितना आ जाएगा 281.271 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सोइल स्पेसिमेन with identical geometric dimension were subjected to falling head permeability test, ठीक है। ये पढ़ लिया अपने, falling head permeability test का फॉर्मूला क्या होता है, K = 2.303 AL डिवाइड बाई AT log 10 H1 by H2, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो टेस्ट इज द लेबोरेटरी अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, द fall of water head was measured after an identical time interval, the ratio of initial to final water heads for the test involving the first specimen was 1.25 if the coefficient of permeability of the second specimen is 5 times that of the first, ये ध्यान से समझना, 5 times that of the first, the ratio of initial to final water heads in the टेस्ट इन्वॉल्विंग द सेकेंड स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करता है और कुछ नहीं है इसका। अब दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है, H1 by H2 कितना दे रखा है, ऊपर दे रखा है 1.25 दे रखा है, ठीक है। K2 by K1 का जो रेशियो है ये दे रखा है 5 टाइम्स, समझ गए यहाँ पे। तो K2 और K1 का जो रेशियो है कितना हो जाएगा, एक तरह से K2 = 5 K1 दे रखा है, तो K2 by K1 कितना हो गया 5 हो गया। अपने को फॉर्मूला पता है, K का फॉर्मूला पता है, तो इसको K2 और K1 में टर्म में लिख सकते हैं अपन। तो जो आगे वाली टर्म है वो तो सारी सेम रहेगी, तो वो तो कट जाएगी। तो K2 को मान ले log बेस में 10 H1 डैश डिवाइड बाई H2 डैश, और सेम K1 में हो जाएगा, बस इसमें डैश नहीं आएगा, H1 by H2। अब log 10 H1 by H2 ये अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि H1 by H2 की वैल्यू 1.25 अपने पास गिवन है, तो अपन ये निकाल सकते हैं 5 log 1.25 बेस में 10, और इसको अब H1 डैश बाई H2 डैश इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा 3.05। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द सोइल प्रोफाइल बिलो ए लेक विद वाटर लेवल एट एलिवेशन 0 मीटर, ध्यान रखना 0 मीटर, एंड लेक बॉटम एट एलिवेशन -10 मीटर इज शोन इन फिगर, ये फिगर में दिख रहा है अपने को, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, वेयर K इज द परमेबिलिटी कोफिशिएंट ए पिजोमीटर स्टैंड पाइप इंस्टॉल इन द सैंड लेयर शोज ए रीडिंग ऑफ +10 मीटर एलिवेशन। फिर क्या अज्यूम करने के लिए बोल रहा है ये, अज्यूम दैट द पिजोमेट्रिक हेड इज यूनिफॉर्म इन द सैंड लेयर
द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द लेक फ्रॉम द सैंड लेयर थ्रू द सिल्ट लेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द लेक बेड इज। मतलब ये कंफ्यूज करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसमें क्या बोल रहा है सीधा सीधा, 10 मीटर ऑफ हेड इज लॉस्ट इन 20 मीटर ऑफ सिल्ट लेयर बिफोर रीचिंग लेक। तो अपने पास हेड कितना दे रखा है 10 और डिस्टेंस कितनी हो गई 20 मीटर। आई तो कितना हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो 0.5 और अपना पास क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है के आई ए। आई कितना है 0.5, एरिया कितना मान रहे हैं 1 और के कितना मान रहे हैं 10⁻⁻6 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है ना सिल्ट के लिए के इक्वल टू 10⁻⁻6। इसको सोल्व करना है, बस इसकी जो लैंग्वेज है लैंग्वेज घुमाई हुई है पूरी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। ए नॉन होमोजीनियस सोइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ ए सिल्ट लेयर सैंडविच बिटवीन ए फाइन सैंड लेयर एट टॉप एंड क्ले लेयर बिलो। ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स, ये ध्यान से देखना, परमिबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज द 10 टाइम्स द परमिबिलिटी ऑफ क्ले लेयर एंड 1/10 ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ द सैंड लेयर। ठीक है, थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स, ठीक है, द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर एंड 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर। तो रेशियो बताना है आपने को, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल परमिबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट। तो ये क्वेश्चन तो समझ गए कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है क्या क्या नहीं दे रखा। अब जैसे मान लो फाइन ग्रेड H1 है तो ये 2 गुना बता दिया तो H2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2H1 और वो 3/2 ऑफ H2 पता है तो इसको क्या लिख सकते हैं H1 की टर्म में 3H1। ये समझ गए हाइट वाला तो, हाइट लॉस वाला तो। ठीक है कि ये कैसे कैसे बता रहा है। ठीक है, तो अब K1 इक्वल टू तो क्या हो गया 10, तो K2 इक्वल टू क्या बताया 100 K3। तो K2 और K1 में रिलेशन क्या हो गया, K2 इक्वल टू 1/10 ऑफ K1। के हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला जानते हैं अपन, समेशन के आई, मैंने बताया था आपको कि के आई जेड आई डिवाइड बाई समेशन जेड आई। ठीक है, तो यहाँ पे जेड क्या होती थी वो डिस्टेंस होती थी, तो यहाँ पे कितना है एच हेड लॉस नहीं है डिस्टेंस है यहाँ पे एच, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो H1 H2 H3 अपने पास हाइट पता है अपने को कि कितनी दूर में फ्लो हो रहा है, मतलब उसकी कितनी हाइट है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। K1 की वैल्यू कर दी, मतलब K3 की टर्म में कर दी मैंने सारा, तो 100 K3 10 K3 और K3 का तो K3 रहेगा ही। तो अपना टोटल कितना आ जाएगा 20.5 K3। ठीक है, वर्टिकल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था समेशन जेड आई डिवाइड बाई समेशन जेड आई डिवाइड बाई के आई। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपना। तो इसमें भी वैल्यू पुट की, K1 की जगह 100 K3 H1 ऐसे कैसे है, H2 की जगह 2H1 इसकी 3H1, तो ये वैल्यू पुट की। तो K अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, K हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई K वर्टिकल। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो रेशियो कितना आ गया अपना टोटल आ गया जैसे 10.9684। ठीक है, यह आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है अपने को, वाटर फ्लोज फ्रॉम P टू Q। P दिख रहा है और Q दिख रहा है आपको। ठीक है, थ्रू द 2 सोइल सैंपल दिख रही है, सोइल फर्स्ट एंड सेकंड, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये एरिया दे दिया। ओवर ए पीरियड ऑफ 15 मिनट 200 ml of water was observed to pass through any cross section. The flow condition can be assumed to be steady state if the coefficient of permeability of soil first is कितनी दे रखी है 0.02 mm per second। तो the coefficient of permeability of soil second बताओ कितनी होगी। डिस्चार्ज दे दिया आपको कि 200 ml दे रखा है। ठीक है, मतलब डिस्चार्ज अपने को निकालना है, तो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कितनी दे दी 200 ml, टाइम कितना है 15 मिनट, तो डिस्चार्ज आ गया अपने पास। ठीक है, तो एच पर डार्सीज लॉ अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं Q इक्वल टू के आई ए। Q क्या है डिस्चार्ज। ठीक है, के एवरेज लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज लिखेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है समेशन जेड आई, ये वर्टिकल के लिए समेशन जेड आई डिवाइड बाई समेशन जेड आई अपॉन के आई। इससे अपन ने के एवरेज निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि फ्लो क्या है नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन, ये ध्यान रखना, फ्लो क्या है नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन। आपको डायरेक्शन दिख रही होगी फ्लो की, मतलब कि वाटर हेड कहाँ पे है। ठीक है, तो फ्लो क्या है नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन, तो के एवरेज निकाल लिया अपन ने। और हॉरिजॉन्टल होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जो भी पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का क्या होता है हेड डिफरेंस, हेड डिफरेंस कितना जाएगा, एक तो 600 पे एक 300 पे, तो हेड डिफरेंस तो कितना आ गया 300 और लेंथ कितनी हो रही है 300, तो कितना आ गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो गया 1 हो गया। एरिया दे रखा है अपने को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, mm में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों आराम से अब निकाल सकते हैं अपन, क्यू का मैंने आपको बता दिया के एवरेज आई इंटू ए होता है, तो अब आराम से अपन निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो आपका आंसर अब जैसे मान लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका के आ जाएगा। अब इसको के की टर्म में सोल्व करेंगे क्योंकि अपन ने जो निकाला है के एवरेज उसमें के भी तो आ रहा है ना, तो पूरा तो सोल्व नहीं होगा। अपने पास जो डिस्चार्ज निकाला है क्यों निकाला है वो ऊपर वैल्यू दे रखी है 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 900,
ये दे रखा है आपको, तो इसको इक्वल रख दिया, तो के की वैल्यू यहां से अपन निकाल लेंगे 0.045 mm पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है अपने को, ए सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन द फिगर, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सोइल कितना है 18, गामा डब्ल्यू 9.81, तो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस बताना है ऑन द प्लेन एक्स एक्स पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है अपने को, जैसे डेटम एड प्रेशर है टोटल रिलेटिव कोई निकालने की जरूरत नहीं है। अपन देख दो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो हेड डिफरेंस है वो डिवाइड बाई लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। अब लेंथ ऑफ फ्लो पाथ सोइल तो कितनी ए टू बी के बीच में ही है, अब लेंथ कितनी हो गई इसकी 6 मीटर हो गई टोटल की, तो ए टू बी के बीच में, तो लेंथ तो कितनी हो गई 6, और हेड डिफरेंस देखें तो हेड डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऊपर दे रखा है कि हेड डिफरेंस है वो 3 मीटर है, इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि 3 मीटर हेड डिफरेंस दे रखा है। तो अपना जो आई आया है वो कितना गया 1/2। फोर्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एच गामा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो हेड लॉस एट एक्स एक्स पे कैसे निकालेंगे, आई मल्टीप्लाई बाई 5। अब आई मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 2.5 आएगा, ये 2.5 गामा डब्ल्यू नहीं आएगा, ये 2.5 गामा डब्ल्यू कैसे आएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है एच गामा डब्ल्यू। हेड लॉस कितना है आपका 2.5। ठीक है, तो फोर्स कितनी हुई 2.5 गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताए थे अपवार्ड फ्लो के लिए डाउनवर्ड फ्लो के लिए अलग अलग डेरिवेशन सोल्व करके बताए थे, तो उसमें क्या करते थे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते थे, प्लस जो हेड मतलब अपवार्ड हुआ है डाउनवर्ड हुआ है हेड जो जितना डिफरेंस आया उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ पे कितना होगा प्लस 2.5 गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये समझ में आया आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स एक्स कैसे निकाला है मैंने। ठीक है, ये डेटा मेड ये वगैरह कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया 65.475 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपेज इज अकरिंग थ्रू है पोरस मीडिया शोन इन द फिगर, द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वैल्यू K1 K2 K3। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो द सीपेज डिस्चार्ज थ्रू द पोरस मीडिया एट सेक्शन PQ बताना है। अब फ्लो क्या हो रहा है, फ्लो देखो तुम नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन, जो बेडिंग प्लेन है उसके नॉर्मल फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो के एवरेज कैसे निकलेगा, अपने को फॉर्मूला पता है समेशन ZI डिवाइड बाई KI। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपना के एवरेज आ गया 2 मीटर पर डे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं अपन कि हेड डिफरेंस निकालो, हेड पहला का 15 मीटर पे है पहला वाला हेड, और जो राइट वाला हेड है वो 10 मीटर पे है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5। लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है 20 + 20 + 10 + 10 कितना हो गया 16, तो अपना आई निकल गया। ठीक है, सी पे डिस्चार्ज अपन क्यों का फॉर्मूला जानते हैं KIA, के क्या है के एवरेज है, आई अपन जानते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, एरिया है, सब कुछ गिवन है आपके पास। के कितना है 2 मीटर पर डे, आई कितना है 5 डिवाइड बाई 60, एरिया गिवन है यहाँ पे कितना दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका आंसर आ गया 1/2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एट ए कंस्ट्रक्शन साइट ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू मेक एन एक्सकेवेशन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द वाटर लेवल इन द एडजेसेंट रिवर इज एट एन एलिवेशन ऑफ +20 मीटर। वाटर लेवल कितना है 20 मीटर का। यूनिट वेट ऑफ वाटर लेना है अपने को 10। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगेंस्ट सैंड बॉइलिंग फॉर द प्रपोज्ड एक्सकेवेशन इज। ठीक है, तो इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कैसे लिखेंगे कि गामा सेचुरेटेड है, जो सोइल का मतलब सेचुरेटेड सोइल है वो कितनी दूरी तक है कि अपन एक्सकेवेशन इन मीटर, जो ये वाली लाइन दिख रही है ये वाला ग्राफ में ये वाली साइड दिख रही है वर्टिकल वाली, तो इसके एक्सकेवेशन इन मीटर में जो क्ले है वो कितने मीटर तक है 10 मीटर तक है। ठीक है, और ये पूरी सेचुरेटेड है वाटर के कारण, तो क्या हो जाएगा 10 गामा सेचुरेटेड, और वाटर कितना है एलिवेशन कितना है 20 मीटर पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 गामा डब्ल्यू। तो इनको सोल्व करेंगे तो हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 3 सोइल स्पेसिमेन दे रखे हैं आपको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ईच 150 mm लॉन्ग एंड 100 mm डायमीटर, आर प्लेस्ड इन सीरीज इन ए कांस्टेंट हेड flow setup as shown in the figure. Suitable screens are provided at the boundaries of the specimen and keep them intact. The value of coefficient of permeability दे रखी है सोइल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए अलग अलग 0.01, 0.003 एंड 0.03 सेंटीमीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो अपन क्या जानते हैं, देखो नॉर्मल टू बेडिंग प्लान फ्लो हो रहा है, सीरीज अरेंजमेंट है, तो डिस्चार्ज विल बी सेम, डिस्चार्ज तीनों में सेम रहेगा, तो हेड लॉस एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर डिस्चार्ज सेम है तो अपन डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा देते हैं, Q = K1 I1A = K2 I2A, क्योंकि डिस्चार्ज तो सेम है, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, तो = K3 I3A = लिख सकते हैं अपन के एवरेज। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं, हेड लॉस डिवाइड बाई लेंथ ऑफ फ्लो पाथ मल्टीप्लाई बाई एरिया।
ठीक है। के एवरेज को मैंने निकालना बता दिया कि अगर नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन है तो समेशन जेड आई डिवाइड बाई समेशन जेड आई अपॉन के आई, सबके वैल्यू आपको गिवन है तो आपने उसको पुट किया और आंसर निकाला कितना है 0.0064। तो टोटल हेड लॉस कितना गिवन है, अब देखो लेफ्ट साइड में जो अपर वाला हेड है वो और जो राइट साइड में जो नीचे जो हेड है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस किधर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 560 mm। कैसे हुआ, अब जैसे अपने को पता चले फ्लो किधर हो रहा है, फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हाई हेड टू हाई एनर्जी टू लो एनर्जी की तरफ होता है, लो हेड की तरफ होता है। ठीक है, तो अब अपन यहां से कैसे लिख सकते हैं, देखो K3I3A इज इक्वल टू के एवरेज HL डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई ए था K3। अब I3 था, I3 को मैं क्या लिख सकता हूं, हेड H डिवाइड बाई 150 लिख सकता हूं आराम से। ए ऐसा कैसे रह गया, इजिकल टू के एवरेज, हेड लॉस कितना है, टोटल हेड लॉस है 560। ठीक है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है 150 प्लस 150 ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया से एरिया कट गया। इसको सोल्व करेंगे तो अब यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा हेड स्मॉल h कितना आया 40 mm। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।